हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आज के इस सेशन में मैं बात करूँगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। सभी लोग बोल रहे थे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट मैं यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बात करूँगा। है कुछ नहीं, अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आई होप, हमें लगता है कि आप इजिली वे में इसको क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा मैं तो बात करूँगा नहीं, क्योंकि आपके ये जो सेशन जो रहेगा वो बोर्ड के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि शॉर्टली बात करूँगा, ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा, क्योंकि सेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कार्बन के बारे में मैं बात करता हूं। तो कार्बन देखिए, देखा जाए तो कार्बन एक नॉन मेटेलिक सबस्टेंस है। तो कार्बन देखा जाए तो कार्बन की बात अगर बोला जाए तो ये देखा जाए जनरली तो कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। ओके, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। हमारे अर्थ पे अगर देखा जाए तो कार्बन का जो परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट पे, कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.2% है। कितना है? 0.02% है। ओके, तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.02% है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन का एटमॉस्फेयर में जो अमाउंट है, एटमॉस्फेयर में अगर देखा जाए तो कार्बन का जो एटमॉस्फेयर में अमाउंट है वो 0.03% है। मे भी आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यहाँ से भी क्वेश्चन में भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का जो परसेंटेज है 0.03% है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो आपको कितना है? 78% है। और आपको पता है ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कितना है? 21% है। देखा जाए तो 71 पॉइंट समथिंग होता है और 20 पॉइंट समथिंग होती है, बट हम लोग अप्रोक्स लेकर के चलते हैं, 70 राउंड ऑफ में 78% ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो 21% है। ये तो क्लियर हो गया। अभी हम लोग देख लेते हैं और अदर गैसेस जो है वो, अदर गैसेस की अगर बात बोला जाए तो अदर गैसेस जो है ना, अदर गैसेस है वो 1% है। तो 1% अदर गैसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। और इसमें देखा जाए तो और भी हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में उसी 1% में इंक्लूडेड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूडेड होता है इसी 1% में। ओके, तो ये हमारा परसेंटेज था कार्बन का। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद है, बहुत सारे मौजूद है। तो उन सभी ऑब्जेक्ट में कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती ही होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन का ही हर एक ऑब्जेक्ट है जो कार्बन का ही है बना हुआ होता है। क्योंकि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाओगे, आफ्टर बर्निंग इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो किसी भी चीज को आप जब जलाओगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसेस है जो कि प्रोड्यूसेस करता है। तो आफ्टर बर्निंग है ना, आफ्टर बर्निंग एनी सबस्टेंसेस इट प्रोड्यूसेस CO2 गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारे नेचर में। क्यों? क्योंकि हर एक जितने भी ऑब्जेक्ट है लगभग उसमें कार्बन का परसेंटेज है ही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस मिलेंगी। ओके, अभी यहाँ पे अब देखिए कार्बन के 3 फॉर्म्स होते हैं। C13 होती है, C12 होता है, C13 होता है और C14 होता है। ठीक है, C13 होता है, C12 होता है, C13 होती है और C आपका 14 होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे नेचर में C12 ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? C12 ही पाए जाते हैं। C14 भी होती है। तो C14 को हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। C14 है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है वो C12 का होता है। C14 को देखा जाए तो C14 को हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। C14 को हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। अभी आप पूछेंगे सर व्हाट इज द कार्बन डेटिंग प्रोसेस? कार्बन डेटिंग प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो
चाहे एनिमल्स हो, जो भी डेड एंड डिकेइंग उसके जो रिमेन्स होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसके एज को हम लोग फाइंड करते हैं इसी कार्बन डेटिंग प्रोसेस से। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से है, इसी हम लोग प्रोसेस से हम लोग पता करते हैं। यानी देखा जाए तो C12 और C14 है ना, C12 और C14 के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होती है इसी कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, तब जाकर के हम लोग उस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स के जो रिमेन्स होती है उसके हम लोग एज के बारे में पता लगाते हैं। तो कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम लोग है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे अर्थ पे पाया गया है उसके हम लोग एज के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी कैन फाइंड द एज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल दैट ब्यूरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो जो हमारे अर्थ के अंदर जो दबे हुए हैं उन सभी के एज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग उनके एज के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया, ये तो हमें पता चल गया, इतना कार्बन के हम लोग इंट्रोडक्शन हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। कार्बन देखा जाए तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है, तरीके का बॉन्ड होते हैं। एक आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, एक आयोनिक बॉन्ड होता है, और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आयोनिक बॉन्ड में देखा जाए तो आयोनिक बॉन्ड में जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन द एटम्स। देखा जाए तो आयोनिक बॉन्ड में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। सपोज ये एक एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ए है और बी है, दो एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट के एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ सर, सपोज मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं NaCl की बात अगर ले लेते हैं, NaCl का जो होता है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इसका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, Na का 11 होता है, तो 2 हो गया 8 हो गया। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। तो इसका देखा जाए तो 281 हो गया, क्योंकि 2 8 कितने हो जाएंगे, 10 और 1 11 हो जाएंगे। इसके एटॉमिक नंबर 17 होते हैं, तो 2 हो गया, 8 हो गए, और यहाँ पे कितने हम लोग लिख सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो 7, ये देखिए आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, ये हमारा KLM, और यहाँ पे KL और M हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है वही इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर करता है, यानी कि बॉन्ड बनाने में क्या करते, पार्टिसिपेट करते। इनर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो आउटर ऑर्बिट में जो प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर देखा जाए सोडियम का 1, क्लोरीन का 7, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, Na पे पॉजिटिव आ जाएगा और Cl पे नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव आया कैसे है, तो Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, और क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन जब इससे सोडियम से लेगा तो यहाँ पे ओवरऑल 2 8 और यहाँ पे 2 8 और 8 हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि हर कोई नेचर में स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि हर कोई स्टेबल होना चाहता है। हमारे नेचर में हम लोग भी बचपन से पढ़ते लिखते हैं, पढ़ने लिखने के बाद है बहुत सारे प्रिपरेशन करते हैं, जॉब लगती है और सेटल हो जाते हैं। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, करने के बाद कहीं ना कहीं सेटल होकर के एक अच्छी जगह स्टेबल होना चाहते हो। जस्ट लाइक केमिस्ट्री के टर्म में भी हर एक एलिमेंट के जो
एटम, हर एक एलिमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है ना। तो स्टेबिलिटी को अटेन करना चाहता है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन एक इससे ले लिया, तो अब ये स्टेबल हो गया और अब ये स्टेबल हो गया। अब ये बोलेंगे सर 7 इलेक्ट्रॉन ये क्यों नहीं लॉस किया? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लॉस किया क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, जो पॉसिबिलिटी क्लोरीन के लिए नहीं है। बट इसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा बल्कि एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है यहाँ पे 1 है तो 1 ये क्या करेगा, 7 और ये ले नहीं सकता बट ना गेन नहीं कर सकता है, ये लूज करेगा। तो इसको लूज करना जो है आसान है, जबकि गेन करना इसके लिए डिफिकल्ट है। और इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इसके लिए क्या इजी है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज ना करके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो 2 8 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया इसलिए एन पे पॉजिटिव, और इस पे है एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया इसलिए इस पे एक नेगेटिव। ओवरऑल ये बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टेक प्लेस हुआ। तो इस तरीके का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे NaCl जो बना है वो क्या बना, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, यहां पे क्या होता है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे देखा जाए 2 एलिमेंट के बीच में है, उसके एटम्स का इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होता है। सपोज यहां पे अगर बात किया जाए तो CH4 में यहां पे देखा जाए तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, क्योंकि कार्बन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखा जाए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके पास कितने बॉन्ड है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कार्बन को जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 2 और 4 होती है। तो 2 और 4 हो गया कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, गेन करेगा इससे। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लिया। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था ही तो ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किया, ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किया, ये भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन किया। उसके बाद हाइड्रोजन भी तो कहीं ना कहीं है, कार्बन को देगा तभी तो ये नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से शेयर ऑफ क्या हो गया, शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का जो है हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हुआ, यहाँ पे शेयरिंग हो गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कार्बन है क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इसके बारे में भी हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग देखा जाए तो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट के एटम्स के बीच में है जो कि क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस है ना, टेक प्लेस इन द कोवैलेंट कंपाउंड, तो कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखा जाए तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो H2 हो गया है ना, N2 हो गया और O2 हो गया। ये सभी जो है H2, N2, O2 ये सभी भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो H देखा जाए यहाँ पे ये भी H देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ये भी देखा जाए तो N और N और यहाँ पे भी इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस तरीके से बॉन्ड बनाया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो देखा जाए तो O भी कहीं ना कहीं है बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाई वैलेंसी बोल सकते हैं या डाई वैलेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, डाई वैलेंट एलिमेंट बोल सकते हैं। और ये क्या हो गया, डाई वैलेंसी भी हो गया, डाई वैलेंसी है ना, डाई वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो ट्राई वैलेंसी शो करता है, ठीक है, और ट्राई वैलेंट एलिमेंट हो गया। यहाँ पे वैलेंसी है तो मोनो वैलेंसी होते हैं, ट्राई वैलेंसी होते हैं और डाई वैलेंसी होते हैं। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बना रहा है आपका हाइड्रोजन, जो बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे नाइट्रोजन है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, तो ट्रिपल, क्या बोलेंगे, हाँ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और यहाँ पे डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया और यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको डाइवैलेंट एलिमेंट बोलेंगे और डाइवैलेंसी बोलेंगे। ऑक्सीजन को हम लोग डाइवैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है उसके पास 2 वैलेंसी होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या, ये डाइवैलेंसी है। ये ट्राइवैलेंसी हुआ क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग हुआ तो ट्राइवैलेंसी, ठीक है। और ट्राइवैलेंट एलिमेंट बोलेंगे। हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ पे बोलेंगे मोनोवैलेंसी एलिमेंट या मोनोवैलेंट एलिमेंट। यहाँ पे ट्राइवैलेंसी हो गया या ट्राइवैलेंट एलिमेंट, यहाँ पे डाइवैलेंट एलिमेंट या डाइवैलेंसी हो गया। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए कि डाइवैलेंट क्या होता है, ट्राइवैलेंट क्या होता है और ये मोनोवैलेंसी क्या होता है। तो मोनोवैलेंसी, ट्राइवैलेंसी एंड डाइवैलेंसी। ओके, यहाँ पे बॉन्ड भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ओके, चलिए अब हम लोग कोवैलेंट तो पढ़ लिए, अब हम लोग सेल्फ कॉम्बिनेशन देखते हैं। सेल्फ कॉम्बिनेशन, ओके, सेल्फ कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखते हैं जिसको हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है, कैटेनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन और सेल्फ कैटेनेशन में हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन 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 has a unique carbon has a unique property to form, to combine with atoms of other carbon atom to form long chain, मीन्स हो गया कि कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी टू कंबाइन विथ एटम्स ऑफ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ठीक है। तो यहां पे देखिए यहाँ पे कि कार्बन के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वो किसी भी एक कार्बन है जो कि किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है, फॉर्म लॉन्ग चेन। दिस property of carbon is called कैटेनेशन, इसको बोलते हैं कैटेनेशन। ओके, कार्बन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी टू कंबाइन विथ एटम ऑफ अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। कैटेनेशन इज अ प्रॉपर्टी of a catenation is a property of a carbon atom by which it combine to other atoms of carbon to form a long chain, and this long chain, this property to forming the long chain
दैट इज कॉल्ड द कैटेनेशन। ओके, तो कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन कर करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे देखिए, ये देखिए सी सी, ये हो गया सी सी, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेंगे। अभी यहाँ पे देखिए कि कार्बन जो है वो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन किया हुआ है, एक कार्बन दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर करके लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी होता है कार्बन के पास जो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। ओके, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि कार्बन क्यों करता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन ही क्यों करता है। हालांकि देखा जाए तो नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर के पास भी होता है और सिलिकॉन के पास भी होता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो कार्बन के पास तो होता ही है, बट उसके अलावा भी देखा जाए तो कार्बन के अलावा नाइट्रोजन के पास भी होता है, फास्फोरस के पास भी होता है और सिलिकॉन के पास भी होता है। लेकिन जितना कार्बन जो है चेन का फॉर्मेशन करेगा, ब्रांच चेन का फॉर्मेशन करेगा कार्बन, वो और किसी एलिमेंट के पास नहीं होता। करता है, नाइट्रोजन भी करते हैं, फास्फोरस भी करते हैं, सिलिकॉन भी करते हैं, लेकिन जितना कार्बन है करता है उतना और कोई एलिमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, हालांकि देखा जाए कैटेनेशन सो ये वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सिलिकॉन भी करते हैं। अभी देखिए कार्बन, आपको पता है कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाए तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखा जाए तो कैटेनेशन इसलिए शो करता है कार्बन एटम क्योंकि ये कार्बन जो होता है बहुत ही, कार्बन एटम का जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉलर होता है, बहुत ही छोटा होता है। और छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड कर करके अपने आउटर ऑर्बिट में नहीं रख सकते। क्यों, देखिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग कार्बन एटम का, तो ये देखिए हमारे न्यूक्लियस में इसमें है जो कि इसमें न्यूक्लियस होती है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके इनर ऑर्बिट में होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर ऑर्बिट में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट में होंगे। तो जब भी पार्टिसिपेट करता बॉन्ड बनाने में वो आउटर ऑर्बिट में जो भी या आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है वही है बॉन्ड बनाने में क्या करता, पार्टिसिपेट करता। तो 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए न्यूक्लियस भी है जो कि एटम्स को क्या करता है, अट्रैक्ट कर करके रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता है। तो अब आप बताइए कि इसके ऊपर पॉजिटिव, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है जो कि इलेक्ट्रॉन को बाइंड कर करके रखता है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस को है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बाइंड कर करके रखता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने नहीं देगा, कौन, न्यूक्लियस 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने देगा, क्योंकि ये लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर बचे, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे बचे तो इस पे काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस लगेंगे। 1 बाय 1 अगर इसी तरीके से हम और 1 बाय 1 सारे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये बाइंड करके रखता है न्यूक्लियस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर इसमें आउटर मोस्ट सेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड अगर करेंगे तो इस पे क्या आ जाएंगे, आपका नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आएंगे और नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो ये भी आपका क्या प्रॉब्लम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को हम अगर लूज करवा देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करवा देते हैं, यहाँ पे ऐड करवा देते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग लूज करवा देते हैं, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, 4 पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जो ये भी पॉसिबल नहीं है।
तो ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर सकता है, क्योंकि इसके इतना स्मॉलर साइज है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन। इसके पास उतना कैपेसिटी है नहीं कि ये 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ये अपने न्यूक्लियस में, ये अपने मतलब जो ऑर्बिट है उसमें होल्ड करके रखे। तो न्यूक्लियस से 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 10। इसीलिए है स्मॉलर साइज होने के कारण कार्बन काफी ज्यादा कैटेनेशन है शो करता है। हालांकि सल्फर भी, आपका फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी शो करता है कैटेनेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि कैटेनेशन जो है वो शो करता है आपका कौन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। करते हैं वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। बहुप्रतिभामुखी बोल सकते हैं या ओवर टैलेंटेड या मल्टी टैलेंटेड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो कार्बन जो होता है वो वर्साटाइल इन नेचर होता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसके पास प्रॉपर्टी है। नहीं बोलते हैं मतलब मैथ भी जानते हैं, बहुत सारे लोग मैथ भी जानते हैं, साइंस भी जानते हैं, एसएस भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, तो नहीं बोलते ऑलराउंडर, है ना। तो यहाँ पे बात वही है कि वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कार्बन के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वर्साटाइल नेचर में। तो कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, लाइक बोल सकते हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। कार्बन जो होता है वो मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, डबल बॉन्ड भी बनाते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो वर्साटाइल नेचर में तो एक प्रॉपर्टी ये आ गया कि कार्बन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड लाइक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं कार्बन shows catenation property to combine with other carbon atom to form long chains. Carbon show catenation property to combine with other carbon atom to form long chain. कार्बन जो होता है वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि कैटेनेशन प्रॉपर्टी तो मैं पीछे बता चुका हूं आपको। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन, क्योंकि ये क्या है आपका अदर कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। थर्ड में आप लिख सकते हो, थर्ड में कार्बन शो टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। कार्बन शोज टेट्रा वैलेंसी, कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि ये वैलेंसी जो करता है इसके देखा जाए तो 4 ये वैलेंसी शो करता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, शेयरिंग कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब शेयरिंग कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि कार्बन शो टेट्रा वैलेंसी, ठीक है। तो कार्बन जो होता है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो ये हमारे वर्साटाइल नेचर हो गया हमारे कार्बन का। ओके, चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड की अगर बात बोला जाए तो फिजिकल स्टेट अगर इसकी देखा जाए तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड generally found in liquid or gaseous state, but
इट इज ऑल्सो फाउंड इन सॉलिड स्टेट। फर्स्ट इसका जो देखा जाए प्रॉपर्टी, तो फिजिकल स्टेट कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो जनरली फाउंड होता है लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में तो पाए जाते ही पाए जाते हैं, बट सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अगर लिक्विड की बात बोला जाए तो हम लोग लिक्विड में देख लेते हैं, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गए और गैस हो गया। अगर देखा जाए तो लिक्विड में कौन कौन से कोवैलेंट कंपाउंड है, तो लिक्विड में अगर देखा जाए तो Br2 हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि Br2 भी है एक नॉन मेटल है, बट ये भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दूसरा हम लोग सॉलिड की अगर बात बोला जाए तो दूसरा हम लोग ग्लूकोज ले सकते हैं, है ना, और शुगर ले सकते हैं। ये ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड है जो लिक्विड ना ही गैस बल्कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और अगर गैसेस की बात बोला जाए तो H2 जो वाटर वेपर के फॉर्म में होती है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे लिक्विड है जो Br2 हो गया, ठीक है, सॉलिड है जो ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया। तो ये सभी भी ग्लूकोज हो गया, शुगर भी है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बट फिर भी ये सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है। लिक्विड है जो Br2, है ना, लिक्विड है जो Br2 मीन्स Br2 जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है, और गैसियस स्टेट में वाटर वेपर पाया जा रहा है। तो वाटर वेपर गैसियस स्टेट में पाया जा रहा है, बट यहाँ पे तो बोला ना आपको कि लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैसेस में भी। तो जनरली देखा जाए तो लिक्विड में और गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं, बट सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया और शुगर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात बोला जाए तो इट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो होता है इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट कंपाउंड का जो होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों इसका लो होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनता है किसी भी में, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बना, तो या देखा जाए Br2 के बीच में बना, या और भी बहुत सारे कंपाउंड O2 के बीच में बना, N2 के बीच में बना, तो ये सभी तो खैर अलग अलग स्टेट है। N2 गैस है, आपका O2 गैस है, ठीक है, Br2 लिक्विड है। तो Br2 जो है यानी ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसके जो लो, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो काफ़ी वीक होता है, और वीक होने के कारण ही है इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो होते हैं। जबकि आयोनिक कंपाउंड का जो होता है आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस, ड्यू टू द कैरी ऑफ द अपोजिट चार्जेस। तो अपोजिट चार्जेस कैरी करने के कारण फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जो होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, हाँ, इसमें भी बहुत जगह आपको एक्सेप्शन में आ जाएंगे। जैसे अगर देखा जाए तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हो गया, जैसे ग्रेफाइट हो गया, आपका डायमंड हो गया। अगर डायमंड की बात बोला जाए तो डायमंड का जो होता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी आपको एक्सेप्शन में आ जाएंगे। तो इट इज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में देखा जाए तो ये तो हो गया आपका 2 नंबर, इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इट डज नॉट, जनरली देखा जाए तो जनरली इसमें लिख सकते हैं, जनरली इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक
ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब बोलेंगे क्यों नहीं करते, यहाँ पे मेन रीजन है कि जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो आयंस को डिसोसिएट नहीं करते। मतलब जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो ये है आयंस को डिसोसिएट ही नहीं कर पाते, यानी आयंस में टूटते ही नहीं है। और जब आयंस में नहीं टूटेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करता है जब आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस का जब फॉर्मेशन नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जनरली जो कोवैलेंट कंपाउंड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि आयंस में डिसोसिएट ही नहीं होते। हाँ, एक एक्सेप्शन में अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन की मैं बात करूं, अगर एक्सेप्शन की बात करूं तो HCl जो है वो कंडक्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी को। तो HCl है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है HCl, ठीक है। क्योंकि HCl भी अगर देखा जाए तो H भी है, नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी है, नॉन मेटल है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को जब हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो ये डिसोसिएट करेगा H+ आयंस में, और जब H+ आयंस में डिसोसिएट करेगा मीन से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को भी वो कंडक्ट करने में एबल होगा, ठीक है। तो जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जनरली देखा जाए, जनरली तौर पे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं। बट HCl एक ऐसा है कोवैलेंट कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ओके, चलिए, तो ये हमारा था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। फिजिकल स्टेट देख लिए, और यहाँ पे हम लोग लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिए, है ना। जनरली इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए, फिजिकल स्टेट जो होता है हमारा कोवैलेंट कंपाउंड का, तो वो क्या क्या होते हैं, जनरली वो लिक्विड और गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट में अगर देखा जाए तो शुगर हो गया और ग्लूकोज हो गया। उसके बाद हम लोग आगे देखे थे कि ये जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, और आपका सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। इसके जो हाई मेल्टिंग, इसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बहुत ही लो होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट नहीं करते जनरली तौर पे। लेकिन एक्सेप्शन में हम लोगों ने देखा था कि H+ आयन और Cl- आयन का फॉर्मेशन कर रहा था कौन, HCl। तो HCl जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी, जो इसका जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है अगर कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड का, तो ये सॉल्युबल होता है, किसमें, सॉल्युबल होता है टॉलिन में देखा जाए, ठीक है। तो एक पॉइंट आप इसमें और भी नोट कर सकते हो कि ये सॉल्युबल होता है किसमें, सॉल्युबल इन क्या, टॉलिन में, टॉलिन में, और क्या, बेंजीन में। तो बेंजीन में क्योंकि ये क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो कोवैलेंट कंपाउंड देखा जाए, कोवैलेंट क्या हो गया, यानी कि इट इज, है ना, इट इज सॉल्युबल इन टॉलिन बेंजीन, दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, दैट इज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर बात बोला जाए तो इट इज इन सॉल्युबल इन क्या, वाटर। जबकि देखा जाए तो कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। जबकि देखा जाए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देखा जाए, जैसे टॉलिन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सभी में अगर देखा जाए तो ये सॉल्युबल होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारे नेचर में बहुत सारे कार्बन, हमारे नेचर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद है, बहुत सारे सब्सटेंस मौजूद है, उन सभी में कार्बन मौजूद है। अब इसको टेस्ट करने के लिए कैसे करें, हाउ टू टेस्ट द, देखिए, हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी सबस्टेंस, है ना, इन एनी सबस्टेंस। तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी भी सबस्टेंस में
कार्बन मौजूद है या नहीं। हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस में कार्बन मौजूद है या नहीं इसके बारे में। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2, ठीक है। हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लिख सकते हैं, आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन एनी सबस्टांस, हम लोग किसी भी सबस्टांस में है हम लोग कैसे पता। इसके बारे में तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जब भी हम लोग किसी भी सबस्टांस को जब बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है ना, आफ्टर बर्निंग एनी substances it produces CO2 gas. That's why we can say that the presence of कार्बन इज इन इट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आफ्टर बर्निंग एनी सबस्टांसेस इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज इन इट। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं किसी भी हम लोग सबस्टांस को जब बर्न करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कार्बन का प्रेजेंस है। अब यहां तक तो बात हम लोग कर चुके थे पीछे, बट हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस, हम लोग कैसे पता करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। तो जब हम लोग सिलेक्ट लाइम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लोग पास करेंगे, ठीक है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे, हालांकि हमको पता नहीं कि कौन सा गैस हुआ, बट वो गैस जो भी फॉर्मेशन होगा उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, तो सिलेक्ट लाइम से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो हमारा जो बनेगा CO3 प्लस क्या बनेगा H2O, और इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे इसको। और इसका जो कलर हो जाएगा, इसका जो कलर होगा वो मिल्की वाटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिल्की वाटर हो जाएगा। तो मिल्की वाटर हो जाएगा, थोड़ा सा जो उसका कलर, वाटर का जो कलर हो जाएगा वो मिल्की हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जो होता है वो प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। और आपको पता है कि प्रिसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। आफ्टर द रिएक्शन इट रेसिड्यू इन द सॉल्यूशन। ओके, तो जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाओगे सिलेक्ट लाइम से, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और हमारा बनेगा H2O बनेगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण हमारा जो वाटर का जो कलर होगा वो मिल्की हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग पोलर बॉन्ड और पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर बॉन्ड हम लोग बात कर लेते हैं, पोलर बॉन्ड, और एक होता है नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पोलर बॉन्ड, यहाँ पे है आपका नॉन पोलर बॉन्ड। तो पोलर बॉन्ड में जो होगा अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड में होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे नॉन पोलर में जो होता है वो आपका
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट, बट यहाँ पे पोलर बॉन्ड में होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी बोल सकते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो देखिए नॉन पोलर का हम लोग एग्जांपल क्या दे सकते हैं, H2 दे सकते हैं, I2 दे सकते हैं, Br2 दे सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो वाटर दे सकते हैं, ठीक है, HCl दे सकते हैं, ठीक है, HF दे सकते हैं। ये सभी क्या है, आपका एग्जाम्पल है किसका, आपका पोलर बॉन्ड का, पोलर बॉन्ड और HF। देखिए पोलर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं चार्जेस कैरी करते हैं एलिमेंट। जब भी किसी दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से जब भी कंबाइन करता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट तरीके का चार्जेस आता है। और डिफरेंट तरीके का जब चार्जेस आता है जिससे के कारण जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड बोलते हैं। बट यहाँ पे देखा जाए तो नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इसमें जो होता है एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ है जो कि इक्वलिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए H है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो बनेगा H2, तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग भी तो वही ना होगा। मान लीजिए हम लोग O2 ले लेते हैं, या मान लीजिए हम लोग N2 ले लेते हैं, तो O2 का अगर देखा जाए तो ये देखिए O2 का, तो ये देखिए हम लोग बॉन्ड जो बना इक्वल शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लिया है और 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लिया है। N2 की अगर बात बोला जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसको, और ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो इक्वली शेयरिंग हो रहा है बिटवीन द 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। 2 एलिमेंट के एटम्स के बीच में है, इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हो रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है। ऑक्सीजन में भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन दिया, तो यहाँ पे भी इक्वल शेयरिंग हुआ, नो एनी चार्जेस कैरी। ठीक है, कोई भी चार्जेस इस पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया, नाइट्रोजन भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ की अगर बात बोला जाए तो H के पास, है ना, H हो गया, यहाँ पे H हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, है ना, इस पे एक लोन पेयर आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे मामला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मोर बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब सपोज अगर A है और ये B है, अगर सपोज मान लीजिए ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ये ब्लैक वाला एलिमेंट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये आपका ब्लू वाला मार्कर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है थोड़ा इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन ब्लू वाला मार्कर के ब्लू वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट थोड़ा सा हो जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन ना शिफ्ट हुआ इधर, इसलिए इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये OH के पास तो O पे डेल नेगेटिव आएगा और H पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि O जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे किधर, O की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इधर शिफ्ट हो गए और इधर शिफ्ट हो गए, इसीलिए इस पर डेल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है एलिमेंट वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट के एटम्स को अपनी ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता है।
ठीक है। तो इस तरीके से होता है नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन और इस तरीके से होता है नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है और नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन। पोलर बॉन्ड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है, ड्यू टू विच दैट एलिमेंट which attract the other electrons of other element, it carry the negative charges, and those electrons that shifted towards the more electronegative element which carry the del positive charges, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लोग ये बात कर लिए। अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देख लेते हैं, नेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, ठीक है। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और फिर आपका क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है। उसके बाद कार्बन हो गया और उसके बाद हाइड्रोजन हो गया। ओके, इन आयोडीन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, इसको याद करना है आपको पोलर बॉन्ड में। बट फिर भी हम आपको जो कंसेप्ट दिए बस वो याद आप रखिए, ठीक है। सेम एलिमेंट के बीच में नॉन पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट एलिमेंट के बीच में है पोलर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेला है यहाँ पे। आप साफ समझ जाइए पोलर बॉन्ड में। नॉन पोलर बॉन्ड में तो इक्वली शेयरिंग होगा, ठीक है, क्योंकि एच के बीच में कहाँ शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों तो एक ही टाइप का एलिमेंट है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का खेल है ही नहीं है क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट आया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट आए इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयरिंग होगा। तो ये आप चार्ट याद कर लेंगे। ओके, चलिए, तो ये हमारा नॉन पोलर बॉन्ड हो गया और ये हमारा पोलर बॉन्ड हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एलोट्रॉप्स। ये हमारा एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन विच हैव फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन which have different physical appearance, but same chemical property, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। कार्बन जो होता है उसके अलग अलग फॉर्म्स होती है, उसके फिजिकल अपीयरेंस अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका सेम होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कार्बन का ही है फॉर्म्स होता है बट दिखने में वो अलग अलग होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सेम। ओके, तो अब अगर देखा जाए तो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं वो मेनली रूप से तीन होते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो फर्स्ट हो गया आपका ग्रेफाइट, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डायमंड। ओके, डायमंड की अगर बात बोल लेते हैं, डायमंड हो गया आपका, उसके बाद ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट और बक मिनिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन। देखिए डायमंड अगर देखा जाए तो डायमंड भी है जो कि कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। देखा जाए तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं मेनली रूप से, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बक मिनिस्टर फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो जो देखा जाए तो 3 एलोट्रॉप्स हमारे होंगे डायमंड के, सॉरी कार्बन के, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और बक मिनिस्टर फ्लोरीन हो गया। अब इसके हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डायमंड अगर देखा जाए तो इट इज हार्डेस्ट सबस्टांस, ये जो होता है वो बहुत ही हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। उसके बाद देखा जाए ईच कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम, इसके हर एक कार्बन एटम जो होता है वो अटैच्ड होता है 4 कार्बन एटम से। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर देखा जाए तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है देखा जाए तो इस तरीके से होता है। ठीक है, क्या होते हैं, इस तरीके से आपके होते हैं। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा इधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि हर एक कार्बन जो एटम है, कार्बन का हर एक एटम है वो कितने कार्बन से अटैच्ड होते हैं, तो 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कितने कार्बन एटम से, 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं। देखिए ये 1 कार्बन एटम है तो 1 2 3 एंड 4, इस कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इट इज टेट्राहेड्रल, इट इज टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखा जाए तो कार्बन का जो एलोट्रॉप्स है, डायमंड जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ओके, इस कार्बन एटम जो होता है वो क्या होते हैं, अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम, इस कार्बन एटम अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम एंड इट इज टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं, 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये 3D स्ट्रक्चर होता है ना, 3D स्ट्रक्चर भी इसका होता है। तो 3D स्ट्रक्चर होता है और ये देखा जाए इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और जब डायमंड को जब हम लोग बर्न करेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करेंगे और क्या होते हैं, इसका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद 3D स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, हर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। यहाँ तक हो गया। ग्रेफाइट की अगर बात बोला जाए तो ग्रेफाइट भी ऑल्सो है, कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, इट्स स्ट्रक्चर है हेक्सागोनल, इट्स स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। ठीक है, बोल सकते हैं इट इज टेट्राहेड्रल, तो ये हो गया, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अभी हम ग्रेफाइट की अगर बात कर रहे हैं तो इट्स स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल। अरे इच ग्रेफाइट
each atom is attached with 3 कार्बन एटम। ठीक है, each atom is attached with 3 कार्बन atoms and it is a smooth and slippery। ठीक है, ये क्या है आपका स्मूथ और स्लिपरी होता है और हर एक लेयर एबव टू द अदर, है ना। ईच लेयर अरेंज्ड वन एबव द अनदर, एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होता है। मान लीजिए एक लेयर है ग्रेफाइट का, ये दूसरा लेयर हुआ, तीसरा लेयर हुआ, ये फोर्थ लेयर हुआ, यानी 1 लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर एक दूसरे के ऊपर क्या होते, अटैच्ड होते एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये देखिए, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ये देखिए हमारा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेफाइट, फर्दर और भी इस तरीके से हम लोग इसको बनाते जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें क्या होते हैं, फ्री होते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट का अगर देखा जाए तो इट्स स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल अरे, each atom is attached with 3 carbon atom and it is a smooth and slippery in nature and each layer arranged one above the another, हर एक दूसरे के ऊपर क्या होते, देखिए एक दूसरे के ऊपर, ये है एक दूसरे के ऊपर क्या होते, अरेंज्ड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी लिख सकते हैं, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं कि ग्रेफाइट में है जो कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होती है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो दैट्स द वाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होती है जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। हालांकि ग्रेफाइट देखा जाए तो ग्रेफाइट भी है जो कि नॉन मेटल होता है, बट ये ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सेप्शन में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ओके, बट मिस्टर फुलरिन देख लेते थे, तो एक यूएस आर्किटेक्ट था जिन्होंने बकमिस्टर फ्लोरीन का है डिस्कवर नहीं बल्कि इसके क्या आपका शेप प्रोवाइड किया था। जबकि यूएस आर्किटेक्ट जो था उन्होंने एक जियोडेसिक शेप दिया था, है ना। यूएस आर्किटेक्ट प्रोवाइड जियोडेसिक डोम शेप्ड है। तो बकमिस्टर फ्लोरीन जिसको हम लोग C60 के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है। मतलब देखा जाए तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, देख लेंगे आप लोग फिगर। ठीक है, इस तरीके से मीन्स देखा जाए तो एक जो होते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर आप देख लेंगे इसका। ठीक है, तो जियोडेसिक डोम शेप का फॉर्मेशन करता है। ये किसने दिया था, यूएस आर्किटेक्ट प्रोवाइड किया था। जियोडेसिक डोम शेप बोल सकते हैं। इट्स स्ट्रक्चर इज फुटबॉल लाइक। तो इसके जो स्ट्रक्चर थे वो फुटबॉल लाइक थे। ठीक है, किस तरीके से देखने में जो आपको लगेगा वो बकमिस्टर फ्लोरीन का वो आपका स्ट्रक्चर जो दिखेगा वो फुटबॉल की तरह दिखेगा। ठीक है, यूएस आर्किटेक्ट ने दिया था। ठीक है, ये
इट्स स्ट्रक्चर इज फुटबॉल लाइक हो गया, इसको भी बर्न करने पे हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। मीन्स ये भी क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस, इट इज हार्डेस्ट इन नेचर, ठीक है, इट इज हार्डेस्ट इन नेचर। तो देखा जाए तो ये भी हार्डेस्ट इन नेचर, मतलब नेचर में देखा जाए तो ये भी हार्डेस्ट होते हैं। एंड इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या करता है, कंडक्ट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे देख लिए कि यूएस आर्किटेक्ट्स ने इनके शेप को प्रोवाइड किया था जो जियोडेसिक डोम शेप्ड था, ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर इज फुटबॉल लाइक था, मतलब इसके जो स्ट्रक्चर जो थे वो फुटबॉल की तरह था। इट इज हार्डेस्ट इन नेचर, बहुत ही हार्डेस्ट इन नेचर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इसके अगर देखा जाए यूजेज की, अगर डायमंड की यूजेज की बात बोला जाए तो डायमंड में भी एक TIR होता है, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब भी लाइट जब आता है डायमंड में तो वो लाइट ट्रैप्ड हो जाता है, और ट्रैप्ड हो करके है वहाँ पे टोटल इंटरनल टेक प्लेस होता है, जिसके कारण डायमंड काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है। तो अगर इसके यूजेस की बात बोला जाए तो डायमंड का यूजेस है जो कि डॉक्टर जो होता है डेलिकेट ऑर्गन को ऑपरेशन करने के लिए डायमंड का नाइफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेडिकली पर्पस से देखा जाए तो डायमंड का है मतलब है नाइफ बना करके है डेलिकेट ऑर्गन के ऑपरेशन में यूज होते हैं। दूसरा अगर डायमंड की अगर बात किया जाए इसके यूजेज का तो डायमंड का है जो कि बोल सकते हैं नाइफ यूज किया जाता है किस चीज़ में, तो आपको है मतलब है ग्लास वगैरह को कट करने के लिए, रॉक को ड्रिल करने के लिए। तो यहाँ पे डायमंड अगर देखा जाए तो हम लोगों ने देख लिया कि डॉक्टर लोग हैं मेडिकली पर्पज से डेलिकेट ऑर्गन को ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम आपको बताया कि ग्लास वगैरह को कट करने के लिए, ठीक है, और रॉक को ड्रिल करने के लिए भी डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का अगर देखा जाए तो लुब्रिकेंट वगैरह जो बनता है ना, लुब्रिकेंट वगैरह जैसे ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह से बनता है तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट वगैरह का हम लोग। एक ग्रेफाइट का और भी पेंसिल वगैरह बनाने में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बकमिस्टर फुलरिन की भी अगर बात बोला जाए तो इसका भी हम लोग है क्या चीज़ में यूज करते हैं, तो इसका भी हम लोग है इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाने में, ठीक है। तो ये हमारे थे आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये आपको पूरा मैंने आपको बताया। लोग हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन तो इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कंपाउंड that is made up of hydrogen and carbon। हाइड्रोकार्बन हम लोग बोल सकते हैं द कंपाउंड इन विच that is formed by the combination of hydrogen and carbon, that is called the hydrocarbon, and the compound which is made up of hydrogen and carbon, that is called the hydrocarbon। जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वैसे कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे अगर बात किया जाए CH4, ये इसमें भी देखिए CH4 दैट इज द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। C2H5, C2H6, तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल है वो भी आपका क्या है, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि ये सभी जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से हो रहा है। तो द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये मेनली रूप से सैचुरेटेड हाँ, दूसरा बात है अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन क्या दो तरीके का होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोल सकते हैं अल्केन और इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्कीन एंड क्या हो गया, अल्काइन। तो अल्केन हो गया और अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन आ जाता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन आ जाता है। ये क्या हो गया आपका, सिंगल बॉन्ड हो गया, जस्ट सिंगल बॉन्ड हो गया। और यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं डबल बॉन्ड बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड हो गया। और ये अल्काइन जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, होती है, ठीक है। तो अल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका अल्कीन आ जाता है और अल्काइन आ जाता है, ठीक है। अल्कीन में जो होता है वो डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। वाइल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। तो अल्केन की अगर बात बोला जाए, अगर देखा जाए तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लेते हैं और इधर हम लोग लिख लेते हैं रूट वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। रूट वर्ड्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखा जाए तो 1 कार्बन एटम होगा तो हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे मिथ, और 2 होगा तो हम लोग लिखेंगे इथ, और अगर 3 होगा तो हम लोग लिखेंगे प्रोप, ठीक है। और 4 के लिए आता है ब्यूट, 5 के लिए आते हैं पेंट, 6 के लिए आते हैं हेक्स, 7 हेप्ट और 8 ऑक्ट और 9 नोन और 10 डेक। ये हमारा रूट वर्ड है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अगर याद करेंगे तो नोमेनक्लेचर बनाने में आपको इजी होगी, ओके। तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया और ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया। अब हम लोग 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे अल्केन हो गया, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अल्कीन और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अल्काइन, ठीक है। तो ये अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया और अल्काइन हो गया। अगर जनरल फॉर्मूला की बात बोला जाए, जनरल फॉर्मूला, इसका भी जनरल फॉर्मूला देखा जाए, इसका भी जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इसके जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो आपको क्या होते हैं, CnH2n होते हैं, और इसका जो होता है CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। CnH2n प्लस 2 होता है। और इसमें देखा जाए तो CnH2n माइनस 2 होता है, ठीक है। CnH2n माइनस 2 होता है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि CnH2n और CnH2n माइनस 2 हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग N जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है और N जो है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो अगर हम लोग कार्बन जितना भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूट वर्ड लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो ऊपर में मैं आपको लिख दिया हूँ कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये हमारा सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो आप कोई भी आप लीजिए, आप कोई भी इससे आप नंबर ऑफ कार्बन ले लीजिए। तो सपोज मैं 1 ले रहा हूँ तो N की जगह पे मैं 1 रखूँगा। हालांकि 1 तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रखा लिखते नहीं है C1। और H जो हो गया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएंगे और फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो 4 आएंगे। तो C1H4 नहीं लिखाता है, CH4 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर हो गया, इसका मोलिकुलर। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो CnH2n प्लस 2, तो इसके फॉर्मूले पे हम लोग बेस्ट कर दिए CH4। अब यहाँ पे देख लीजिए
सी अगर हम लोग 5 ले लेते हैं, सपोज 5 ले लेते हैं यहाँ पे 5, और कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 2 कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो कार्बन का जो अगर देखा जाए तो ये हमारा कार्बन 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 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 यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या हो गया, हमारा देखिए 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक होता है मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कॉन्डेंस स्ट्रक्चर, कॉन्डेंस स्ट्रक्चर होता है, और तीसरा जो होता है आपका यानी थर्ड जो होता है वो क्रॉस, पहले लिख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट या क्रॉस स्ट्रक्चर होती है। तो ये 3 तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। अभी मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम लोग और लिखेंगे तो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3। तो देखिए कौन कीजिए, हाइड्रोजन 3 2 5 5 2 5 2 7 7 2 9 और 9 3 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हो गए 5 क्या हो गए आपका कार्बन हो गया। तो ये हमारा क्या था, कंडेंसेस स्ट्रक्चर था। देखिए अल्केन जो हो गया वो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखा जाए अगर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी देखिए बन जो है पॉसिबल है नहीं, इसमें बन के लिए पॉसिबल नहीं है। अल्कीन के लिए बन हम लोग लेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि देखिए बन अगर लेंगे तो 1 2 जो 2 2 तो CH2, तो क्या बन जाएंगे CH2 बनेंगे, जो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे। तो बन हम लोग नहीं। अब हम लोग आगे देख लेते अल्कीन। तो अल्कीन की अगर बात बोला जाए तो जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, इसको आप रिमेंबर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर बन लेंगे तो बन पॉसिबल नहीं होता है अल्कीन में, 2 लेंगे तो C अगर ले लेते हैं हम लोग 2 लेते हैं और 2 2 जा कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड अगर हम लोग इधर बना देंगे तो ये H हो जाएगा, H हो जाएगा यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे H हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, इस तरीके से जो बॉन्ड बना है आपका क्या बन गया आपका, ये मोलिक्यूलर बॉन्ड बना है। अगर कॉन्डेंसेट हम अगर लिख लेते हैं तो C2, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं H2C और डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। H2C और CH2 ये हमारा कॉन्डेंसेट हो गया। अगर हम लोग इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या क्रॉस स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। और देखिए यहाँ पे 2 इसके हो जाएंगे और यहाँ पे 2 इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 4 और 4, तो 4 4 कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर हो गया तो 2 हाइड्रोजन इधर हो जाएगा, तो इधर से 2, और इस डॉट स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 4 4 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हम लोग दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया क्रॉस स्ट्रक्चर हो गया, ओके। अब इसमें भी आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे 6 ही ले लीजिए, 6 अगर कार्बन लेंगे या 5 ले लेंगे या 3 लेंगे, कुछ भी ले लीजिए। 6 कार्बन ले लीजिए तो C6 और H क्या हो जाएंगे यहाँ पे 12, है ना, H 12 और ये क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो C6H10 हो जाएगा, C6H10 हो जाएगा। तो C6H10 का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो देखिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे दिए 1 2 और 3, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन दे देंगे H, यहाँ पे हाइड्रोजन H, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे पेस्ट अटैच कर देंगे इसको, यहाँ पे H H H, है ना। तो यहाँ पे तो हम नहीं देंगे हाइड्रोजन क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग H दे देंगे। तो ये कार्बन आइटम 4 बॉन्ड बना लिया। देखिए काउंट कर लिए 3 3 6 6 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 और 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया, ये भी कार्बन है जो कि अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया, ये भी कार्बन पूरा कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग है अल्कीन भी हो गया और अल्केन भी हो गया। ठीक है, चलिए तो आपको मैं ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन भी मैं आपको बता दिया। ओके, चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।